हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क डिसीजन पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे जिसका नाम है शाहबानो बेगम केस, जो कि है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 945। इससे पहले मेरे दोस्तों मैंने इद्दत क्या होता है, इद्दत का पीरियड, उसके ऊपर वीडियो बनाई है। मैंने मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के ऊपर 2 पार्ट्स क्रिएट किए हैं। हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस। मेरे दोस्तों, मैंने मुस्लिम लॉ के लेक्चर शुरू किए थे। पिछले लेक्चर में मैंने द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को कवर किया है, बहुत अच्छे से पूरा एक्ट कवर किया है, ऑब्जेक्टिव के साथ सब कुछ मैंने उसमें बताया है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस के टॉपिक के ऊपर जो एक केस है, शाहबानो बेगम केस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 सुप्रीम कोर्ट, अ लैंडमार्क जजमेंट, अ हिस्टोरिकल जजमेंट। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये क्या केस था, इस केस का क्या इफेक्ट पड़ा। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं इस केस को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो दिस केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट given by the Supreme Court in 1985 with respect to the maintenance of Muslim women। मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम धर्म की वुमेन हो उसको मेंटेन करने की रिगार्डिंग ये जजमेंट दी गई थी। दिस जजमेंट इज नोन एज हिस्टोरिकल जजमेंट बिकॉज आफ्टर दिस जजमेंट अ ग्रेट एजिटेशन वॉज डन बाय द मुस्लिम पीपल। जो लोग थे जो ये जजमेंट थी वो मुस्लिम धर्म की रिगार्डिंग थी, मुस्लिम धर्म की वुमेन्स की रिगार्डिंग थी। तो जब ये जजमेंट दी गई तो इसके बाद बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए और आकर उन्होंने एजिटेशन किया। और उस एजिटेशन के बाद 1985 में हमारे पास राजीव गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इस जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए, इस जजमेंट के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट पास किया विद द नेम द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। द मुस्लिम वुमेन ब्रैकेट में है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, मैं आपको बेर एक्ट में दिखा देता हूँ। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और इस एक्ट के जरिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई जजमेंट को ख़त्म करने का प्रयास किया या ख़त्म कर दी गई। अब ये एक्ट माना जाता है। तो मेरे दोस्तों, एक्चुअली इस एक्ट में हुआ क्या था, इस एक्ट में ये बोला गया था कि जो मुस्लिम धर्म का एक ह्यूमन बीइंग है, जो मुस्लिम मैन है, वो अपनी वाइफ को इद्दत के दौरान तो मेंटेन करेगा ही करेगा, जो कि कुरान भी बोलता है, इस्लाम भी बोलता है। लेकिन अगर वुमेन इद्दत के बाद अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, शी इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, शी डजेंट हैव सच मीन्स टू मेंटेन हर सेल्फ आफ्टर द इद्दत, तो बी मुस्लिम जो मैन होगा, जो जिसकी वाइफ के साथ उसका डाइवोर्स हुआ, उसको इद्दत के बाद भी अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ इस केस में कही थी और इस केस को क्रिटिसाइज़ किया गया और बाद में हमारे पास ये एक्ट है जिसका मैंने नाम बताया। तो इंट्रोडक्शन में आप ये सारी बातें लिखोगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, उसके बाद हम फैक्ट्स ऑफ द केस, कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं केस के फैक्ट्स की बात करूं तो 1932 में क्या हुआ था, 1932 में शाहबानो बेगम ने एक व्यक्ति के साथ शादी करी जिसका नाम था मोहम्मद अहमद खान, और ये एक एडवोकेट थे इंदौर में, मध्य प्रदेश की इंदौर प्लेस में ये एडवोकेट थे। और इनके साथ 1932 में शाहबानो बेगम ने शादी करी। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। दूसरा फैक्ट्स आप लिखोगे कि आफ्टर द मैरिज द बोथ हस्बैंड वाइफ गोट 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे इनके बीच पैदा हुए। 5 बच्चों में से 3 जो थे वो सन थे और 2 जो थी वो डॉटर्स थी।
3 सन थे और 2 डॉटर्स थी। दूसरा फैक्ट ये बन जाएगा। तीसरा फैक्ट ये था कि कुछ साल के बाद, अबाउट 14 ईयर्स के बाद 1946 में, 14 ईयर्स के बाद 1946 में क्या हुआ, 1946 में जो मोहम्मद अहमद खान थे, इन्होंने एक दूसरी शादी कर ली और जिस लड़की के साथ शादी करी वो इनसे काफ़ी छोटी एज की थी। अगला फैक्ट ये था। उसका अगला फैक्ट ये था मेरे दोस्तों कि जब दूसरी लड़की के साथ मोहम्मद अहमद खान ने शादी करी तो इसने क्या किया, 1975 में, 1975 में जब शाहबानो बेगम 62 ईयर्स की थी, जब शाहबानो बेगम 62 ईयर्स की थी, उस टाइम पर इसने क्या किया, इसने अपनी वाइफ को डिसऑन कर दिया, उसको छोड़ दिया। अपनी वाइफ को अपने मैट्रिमोनियल होम से निकलने के लिए बोल दिया, जाने के लिए बोल दिया अपने बच्चों के साथ। आई होप आपको फैक्ट समझ आए होंगे। 1932 में शादी हुई दोनों की, 5 बच्चे शादी से पैदा हुए। 14 साल के बाद लड़के ने, मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी मैरिज कर ली। फिर 1975 में 62 ईयर्स के दौरान जब वो बूढ़ी थी शाहबानो बेगम, उसको घर से निकाल दिया, उसको डिसऑन कर दिया। 1975 से लेकर 1978, 1978 अप्रैल 1978 को क्या हुआ, अप्रैल 1978 को क्या हुआ, जो हमारी शाहबानो बेगम थी, इसने केस कर दिया हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 CRPC टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ इंदौर। जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट थी, इंदौर जहाँ वो रहती थी, जो उसका एरिया था, वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इसने क्या कर दिया, 125 CRPC जो कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन की बात करता है, उसके अंडर केस कर दिया अप्रैल 1978 में। 1975 से लेकर 1978 के दौरान बीच में जो हस्बैंड था वो वाइफ को 200 रुपया पर महीना 2 साल तक उसने मेंटेनेंस भी दी थी। उसने डावर का अमाउंट भी दिया था जो मोहम्मद अहमद खान था, लेकिन जब उसने देना बंद कर दिया तो अप्रैल 1978 में क्या किया इसने कंप्लेंट फाइल कर दी 125 CRPC में। जब कंप्लेंट फाइल की मेरे दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, जब कंप्लेंट फाइल की तो नवंबर 1978 में, अगला फैक्ट है, नवंबर 1978 में क्या किया, मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो बेगम को ट्रिपल तलाक, जो तलाक बोलते हैं, जो कि इर्रेवोकेबल तलाक होता है, वो तलाक दे दिया। और जैसे ही तलाक दिया उसके बाद अब हस्बैंड ने ये प्ली ली कि मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है और डिवोर्स के बाद इद्दत के दौरान मैं मेंटेनेंस दे सकता हूँ, उसके बाद मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता। हमारा जो कुरान है वो यही बोलता है। तो इसने ये प्ली ली कि मैंने पहले भी 200 रुपये पर महीना 2 साल तक लगातार पेमेंट करी थी। डावर का अमाउंट भी मैंने दिया था, जो डावर का अमाउंट मुझे बोला गया था वो मैंने डावर का अमाउंट भी दिया था। तो अब नाउ आई एम नॉट लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस टू वुमेन। कोर्ट के सामने ये प्ली ली किसने, मोहम्मद अहमद खान, जो कि एक एडवोकेट थे, इन्होंने ये प्ली ली। लेकिन जो कोर्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्हें अहमद खान को ऑर्डर दिया कि आपको 25 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। 125 CRPC के अंडर ऑर्डर दे दिया कि नहीं ठीक है, आपने मेंटेन किया है, ठीक है, इद्दत के दौरान आपने पैसा दिया, ठीक है, डावर का अमाउंट भी दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि वुमेन अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती तो आपको अब 25 रुपये पर महीना देना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 1932 में शादी हुई दोनों की, मोहम्मद अहमद खान शाहबानो बेगम की। 5 बच्चे पैदा हुए इस शादी से। 14 साल के बाद मोहम्मद अहमद खान ने नई लड़की से शादी कर ली। 1975 में मोहम्मद अहमद खान ने अपनी वाइफ को त्याग दिया, उसको छोड़ दिया और कुछ टाइम तक उसको पैसा दिया। जब देना बंद कर दिया तो अप्रैल 1978 में वाइफ ने 125 CRPC के अंदर मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन डाल दी। जो हमारे नवंबर 1978 में क्या हुआ, उसने मोहम्मद अहमद खान ने क्या किया, अपनी वाइफ को डिवोर्स, ट्रिपल तलाक दे दिया और कहा कि अब मैं लाइबल नहीं हूँ मेंटेन करने के लिए क्योंकि मेरी ये वाइफ नहीं है। लेकिन JMIC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने बोला नहीं, आपको 25 रुपये पर महीना मेंटेनेंस देनी पड़ेगी क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती और जो 125 CRPC है उसके अंडर
जो डाइवोर्स्ड वाइफ है वो भी आती है। अगर वो दोबारा मैरिज कर ले तो अलग बात है, लेकिन इसने दोबारा मैरिज नहीं की है शाहबानो बेगम ने, तो आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। इसके बाद अगले फैक्ट्स देखते हैं। अगर वीडियो लाइक समझ आ रहा हो वीडियो में तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद मेरे दोस्तों, जो शाहबानो बेगम थी, इनको 25 रुपये बहुत कम लगे। वैसे 25 रुपये से गुजारा होना बहुत मुश्किल था। पहले 200 रुपये पर मंथ मिलता था, अब 25 रुपये मिल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, रिविजनल पिटीशन डाल दी हाई कोर्ट में। इन्होंने रिविजनल पिटीशन डाली, हाई कोर्ट में इन्होंने रिविजनल पिटीशन डाल दी। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में रिविजनल पिटीशन डाल दी कि 25 रुपये का अमाउंट रिवाइज किया जाए और मुझे ज़्यादा अमाउंट दिया जाए, ये बहुत कम अमाउंट है। और हाई कोर्ट ने शाहबानो बेगम की बात सुनी और इस अमाउंट को 179 रुपये और समथिंग पैसा बढ़ाकर कर दिया, 25 से 179 रुपये कर दिया पर मंथ के हिसाब से। जब ऐसा किया गया तो मोहम्मद अहमद खान ने क्या किया, स्पेशल लीव पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, अपील कर दी। तभी तो यहाँ पे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस आया। केस तो सही मायने में शाहबानो बेगम ने शुरू किया था, क्योंकि अपील में केस गया था स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर, तो ये नाम पहले आ गया ना। तो मोहम्मद अहमद खान ने क्या किया, केस फाइल कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर। ये थे इस केस के फैक्ट्स। आई होप आपको फैक्ट्स समझ आ गए होंगे। अब जब ये फैक्ट्स थे तो अब हमें पढ़ने पड़ेंगे इस केस के इश्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या क्वेश्चन रेज हुए। 3 क्वेश्चंस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने डील किए। सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि क्या जो सेक्शन 125 CRPC है, इट इज़ एप्लीकेबल टू मुस्लिम आल्सो। क्या सेक्शन 125 CRPC मुस्लिम धर्म के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है? क्या सेक्शन 125 CRPC जनरल नेचर का एक्ट है, सेकुलर नेचर का एक सेक्शन है, या ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 125 CRPC इज एप्लीकेबल टू मुस्लिम और नॉट। पहला क्वेश्चन ये राइज हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा कि अगर हस्बैंड ने अमाउंट ऑफ मेहर दे दिया, जो मेहर का अमाउंट था, इफ द हस्बैंड हैज पेड द अमाउंट ऑफ मेहर, क्या ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस हस्बैंड कैन रेड फ्रॉम पेइंग मेंटेनेंस आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। अगर हस्बैंड ने इद्दत के दौरान अमाउंट दे दिया, मेहर का अमाउंट दे दिया, डावर का अमाउंट दे दिया, तो क्या इस ग्राउंड पर हस्बैंड वुमेन को बाद में जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है उस टाइम मेंटेन करने से मना कर सकता है इस ग्राउंड पे कि मैंने जो है वो मेंटेनेंस के लिए अमाउंट पहले ही मैंने दे दिया इद्दत का पीरियड के दौरान, और साथ में मेहर मैंने दे दिया पहले से ही। आप ये लिख सकते हो, वेदर द अमाउंट ऑफ मेहर गिवन बाय हर हस्बैंड ऑन डाइवोर्स इज एडिक्वेट टू गेट द हस्बैंड रिड and is liable to maintain his wife or not। और तीसरा क्वेश्चन ये राइज हुआ, वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो UCC है, वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एप्लीकेबल इन इंडिया। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में अप्लाई है, इंडिया में एप्लीकेबल करता है, अप्लाइज टू ऑल रिलीजन और एप्लीकेबल इन इंडिया। तो ये 3 इश्यूज रेज हुए। तो मेरे दोस्तों, इश्यूज रेज होने के बाद फिर अगला पॉइंट आता है जजमेंट। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे, चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस थे। तो जजमेंट क्या दी गई, पहले इशू के रिगार्डिंग हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी हाँ, सेक्शन 125 CRPC जो है वो सेकुलर नेचर का सेक्शन है। यह हर एक रिलीजन के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं बना है, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला एक सेकुलर सेक्शन है। कैसा सेक्शन है? सेकुलर सेक्शन। क्योंकि ये सेकुलर सेक्शन है इसलिए 125 CRPC के अंडर मुस्लिम धर्म के लोग भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के केस में जो हाई कोर्ट ने शाहबानो बेगम को 179 रुपीज़ की मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया था उसको बरकरार रखा, और जो मोहम्मद अहमद खान की कंटेंशंस थी उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा जो इशू था सुप्रीम कोर्ट का कि क्या अमाउंट ऑफ मेहर देने के बाद हस्बैंड बच सकता है ये बोलकर कि भाई मैंने अमाउंट ऑफ मेहर दे दिया, मैं लाइबल नहीं हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, हस्बैंड नहीं बच सकता। अगर वाइफ जब वाइफ मेंटेन नहीं कर सकती अपने आप को, इद्दत का पीरियड ख़त्म हो गया, हस्बैंड ने मेहर भी दे दिया, उसके बाद वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, वो इतनी बूढ़ी है, वो उसके पास मेंटेनेंस का साधन नहीं है,
तो हस्बैंड की ड्यूटी बनेगी वो वाइफ को मेंटेन करे। अगर वाइफ द्वारा दूसरी शादी कर लेती है तो अलग बात है, तो मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वाइफ जो है वो अभी तक रीमैरी नहीं करी है, वाइफ ने वो डाइवोर्स ही है, उसने मैरिज नहीं करी है, तो हस्बैंड की ड्यूटी है वो वाइफ को मेंटेन करे। दूसरा ये पॉइंट बताया गया। और तीसरा, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में एप्लीकेबल है? नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा बोला गया। लेकिन फिर भी कुछ एक सेकुलर लॉज हैं जो सभी रिलीजन्स के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो ये बातें, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये बातें बोली। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी देरी ना करें, सब्सक्राइब अभी कर दें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, इश्यूज रेज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट लिखोगे और जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखोगे। जैसा ये लिखोगे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अब अगला पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ दिस जजमेंट, इफेक्ट ऑफ दिस जजमेंट। इस जजमेंट का इफेक्ट क्या पड़ा? तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि इस जजमेंट में मेन बात क्या बोली गई थी कि जो हस्बैंड है, मुस्लिम हस्बैंड है, उसको इद्दत के दौरान तो अपनी वाइफ को मेंटेन करना ही पड़ेगा, नो डाउट। इद्दत के बाद भी अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है तो हस्बैंड को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों ने ये माना कि हमारे अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। अगर हस्बैंड ने किसी को डाइवोर्स दे दिया वुमेन को, तो डाइवोर्स के बाद अब हस्बैंड की ऑब्लिगेशन नहीं बनती वो वाइफ को मेंटेन करे। ये इस्लाम के अंडर गलत है। अगर वो किसी वुमेन को मेंटेन करता है डाइवोर्स देने के बाद तो ये अलाउड नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है अपनी, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर रही है। एजिटेशन हुआ, लोगों ने विरोध किया, उनको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, उन्होंने उसका यूज़ किया, अपनी बात आगे रखी। फाइनली हमारे वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए लोगों में जो दंगे हो रहे थे, जो एजिटेशन था, उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को पैसिफाई करने के लिए क्या किया गया, 1986 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। मैं नाम लिख देता हूँ, मुस्लिम वुमेन ब्रैकेट में फिर आगे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। और इस एक्ट के जरिए क्या किया गया, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इस एक्ट में बताया गया है कि मुस्लिम वुमेन को कब तक मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, क्या इद्दत के दौरान या इद्दत की पीरियड के बाद भी। अगर इद्दत के पीरियड के बाद भी देनी है तो मुस्लिम लॉ तो बोलता है हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देगा, ये गलत है मुस्लिम लॉ के अनुसार, मुस्लिम धर्म के अनुसार। तो फिर अगर वुमेन अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तलाक के बाद, डाइवोर्स के बाद, तो उसको मेंटेनेंस कौन देगा? ये एक्ट बताता है, प्रोविजन है वहाँ पे। सेक्शन 4 डील करता है इस एक्ट का। सेक्शन 3 बोलता है इद्दत से पहले मेंटेनेंस कौन देगा और क्या क्या मेंटेनेंस में दिया जाएगा। और सेक्शन 4 बोलता है इद्दत के बाद मेंटेनेंस कौन देगा, और अगर मेंटेनेंस नहीं दी जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। 7 सेक्शन है इस एक्ट में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1986 वाला एक्ट भी कवर करूं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।